डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब आज के सेशन में सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि कभी किसी चीज़ की अगर वैल्यू कम हो रही हो तो क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा। देखिए, एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था एस इज इक्वल्स टू पी 1 + i⁻n। ये फॉर्मूला किस चीज़ का था? हमने पढ़ा था ये फॉर्मूला होगा कंपाउंडिंग का। हमने पढ़ा था कि ये फॉर्मूला होगा कंपाउंडिंग का, यानी कि जब आप जो है वो प्रेजेंट वैल्यू आपको दी दी होगी और प्रेजेंट वैल्यू के जरिए फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है, इस फॉर्मूले के थ्रू जो है वो आपकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। और इसमें हमने ये पढ़ा था कि ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लेट से 100 रुपये हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर 100 रुपये हैं और वो 100 रुपये जो है ना वो हर साल 10% से ग्रो कर रहे हैं, तो 100 × 1 + 10% और लेट से अगर 1 साल बाद की वैल्यू देखनी है तो पावर 1, तो ये 110 आ जाएगा। कुछ केसेस या कुछ सवाल आपके ऐसे होंगे कि जिसमें वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी, वैल्यू कम हो रही होगी, वैल्यू रिड्यूस हो रही होगी। फॉर एग्जाम्पल सवाल ये बोल दे कि हर साल जो वैल्यू है ना वो 10% से रिड्यूस होती है। अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो फिर तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर वैल्यू हर साल पिछले साल से डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो फिर ये जो फॉर्मूला होगा ये हो जाएगा एस इज इक्वल्स टू पी 1 - i⁻n। माइनस का निशान तब लगेगा जब वैल्यू डिक्रीज हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल आपने आज 100 रुपये रखे और वो 100 रुपये 1 साल बाद कितने हो जाएंगे अगर हर साल वैल्यू 10% से डिक्रीज होती है। अगर सवाल ये बोले कि हर साल वैल्यू जो है ना वो 10% से डिक्रीज होती है यानी कि कम होती है, तो अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी तो माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। आप लिखोगे एस इज इक्वल्स टू पी 1 - i⁻n। एस इज इक्वल्स टू पी 1 - i⁻n। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आपका वैल्यू के इंक्रीज का है और एक फॉर्मूला जो है ना वैल्यू के डिक्रीज होने का है। अच्छा, अब मैं जो भी हमने कॉन्सेप्ट्स आज की क्लास में पिछली क्लासेस में पढ़े उससे रेलेवेंट एक सवाल यहाँ पे लिखता हूँ कि अ मशीन a machine was bought a machine was bought for rupees 5,000 3 years ago 3 years ago। ठीक है, एक मशीन जो है ना वो मैंने 3 साल पहले 50,000 की खरीदी थी। ठीक है, what what is the book value what is the book value what is the book value of the machine if the value reduces if the value reduces, number one, 10% of cost every year। नंबर वन, 10% ऑफ कॉस्ट एवरी ईयर। यानी कि पहली बात मैं ये लिख रहा हूँ कि हर साल अगर मशीन की जो वैल्यू है ना वो कम तो होती है, लेकिन जो उसकी कॉस्ट है उसके 10% के बराबर। नंबर टू, 10% ऑफ वैल्यू एट स्टार्ट ऑफ ईच ईयर। ठीक है, सेकंड में मैं ये लिख रहा हूँ कि जो वैल्यू है ना वो 10% से कम होती है। और 10% किस चीज़ का? जो साल के स्टार्ट में वैल्यू होती है ना उसका जो भी 10% बनेगा ना उससे कम हो रही है। तो अब हमारे पास दो तरह की वर्किंग्स हो सकती हैं। एक तो ये है कि लेट से आपने जो है ना वो 5,000 की मशीन खरीदी, 5,000 की मशीन खरीदी और इसकी वैल्यू जो है ना वो हर साल 10% कम हो रही है। और ये जो 10% है ये कॉस्ट का 10% है। ये कॉस्ट का जो है ना वो 10% है। तो अगर कॉस्ट के 10% से वैल्यू हर साल कम हो रही है, अगर कॉस्ट के 10% से वैल्यू हर साल कम हो रही है, तो पहले साल 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 10% यानी कि 500 से वैल्यू कम होगी, वैल्यू बच जाएगी 4,000 और 500। उसके बाद अगली बार दोबारा से 5,000 का 10% यानी कि 500 से वैल्यू कम होगी,
और वैल्यू बच जाएगी 4,000। उसके बाद अगली बार दोबारा से 5,000 का 10% जो है उससे वैल्यू कम होगी, यानी कि 500 से वैल्यू कम होगी और वैल्यू रह जाएगी 3,500। ठीक है, ये पहला तरीका है। यानी कि जो वैल्यू है वो 5,000 का 10% जो है ना उससे हर साल कम हो रही है। तो 5,000 का 10% 500 बनता है, 5,000 माइनस 500 450 हुआ, और 4,500 हुआ। 4,500 में से फिर वापस से हमने जो है वो 10% माइनस किया, यानी कि 500 माइनस किया तो 4,000 रह गया। 4,000 में से दोबारा से हमने जो है वो 500 माइनस किया तो 3,500 रह गया। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू है ना, यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू है ना वो हर साल 10% से कम हो रही है, और वो जो 10% है वो अप्लाई किस पे हो रहा है ये जरा देखो, वो अप्लाई हो रहा है कॉस्ट पर। ठीक है, जो 10% अप्लाई हो रहा है वो कॉस्ट पर अप्लाई हो रहा है। ये इसी तरह से है कि जिस तरह से आप एस इज इक्वल्स टू P1 + RT यूज करते थे ना, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यूज करते थे। तो यहाँ पर आपके पास जो है आप इसमें डाल दो माइनस का साइन, यानी कि इसको कर दो एस इज इक्वल्स टू P1 - RT। ठीक है, तो आपके पास ये हो जाएगा 5,000 की वैल्यू है, और हर साल 10% से कम होती है, तो आर जो है वो 10% है और टी जो है ना वो 3 है। अगर आप इससे सॉल्व करोगे तो 3,500 आंसर आएगा, जिस तरह से सिंपल इंटरेस्ट का केस था। सिंपल इंटरेस्ट के केस में वैल्यू जो हमारी कम होती थी ना, वो हमारी जो पहली वैल्यू है, जो बेस ईयर की वैल्यू होती थी, या जो आपकी जो है वो ओरिजिनल अमाउंट होती थी, उससे 10% जो है वो कम हो रही होती थी वैल्यू। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसमें ये लिखा हुआ था कि वैल्यू कम होगी, लेकिन वैल्यू 10% तो कम होगी। अलबत्ता सवाल में लिखा हुआ था कि वो वैल्यू जो है वो कॉस्ट का 10% एवरी ईयर कम हो रही होगी। और कॉस्ट का मतलब होता है कि जितने की आपने चीज़ खरीदी थी। तो रिक्वायरमेंट नंबर 1 के हिसाब से अगर कोई सवाल आपसे पूछे कि भाई वैल्यू जो है वो हर साल कम हो रही है और 10% कम हो रही है, ठीक है, तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर लोगे। ये आपकी पहली रिक्वायरमेंट हो जाती है, जिसमें आपकी वैल्यू कम हो रही है और वैल्यू जो है वो कॉस्ट का 10% कम हो रही है। अच्छा, सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है? सेकंड रिक्वायरमेंट में भी वो ये कहता है कि वैल्यू कम होगी, लेकिन सेकंड रिक्वायरमेंट में क्या बोलता है, किस चीज़ का 10% कम होगी वैल्यू? सेकंड रिक्वायरमेंट में उसने ये कहा है 10% ऑफ वैल्यू एट स्टार्ट ऑफ ईच ईयर। किसी भी साल के शुरू में जो वैल्यू होगी, किसी भी साल के जो शुरू में वैल्यू होगी, हर साल वैल्यू कम हो रही होगी, लेकिन वो जो वैल्यू कम हो रही होगी वो उस साल के शुरू की वैल्यू का 10% जो होगा उसके हिसाब से कम हो रही होगी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैंने ये चीज़ 5,000 की ली थी, तो पहले साल जो वैल्यू है वो 5,000 का 10% यानी कि 500 से कम होगी, और वो 4,500 पर चली जाएगी। अगली बार जब वैल्यू कम होगी तो 4,500 का 10%, और 4,500 का 10% 450 बनता है। 450 से वैल्यू कम होगी, तो 450 से वैल्यू कम होकर 4,050 रह जाएगी। 4,050 रह जाएगी। अगली बार 4,050 का 10% लेंगे, 4,050 का 10% 405 आता है। 405 से वैल्यू कम होगी, और 405 से जब वैल्यू कम होगी तो 4,050 माइनस 405, यानी कि वैल्यू जो है ना वो 3,645 रह जाएगी। तो इस सेकेंड केस में क्या हो रहा है, सेकेंड केस में जो वैल्यू की कमी है, वो वैल्यू की कमी अप्लाई हो रही है किस चीज़ पर? वैल्यू की कमी अप्लाई हो रही है मेरी जो इनिशियल साल के शुरू की अमाउंट थी उस पर। इस केस में आपका जो फॉर्मूला वैसे तो ग्रोथ का होता है, एस इज इक्वल्स टू P1 + I⁻n। यहाँ पर वैल्यू डिक्रीज होने का फॉर्मूला होगा एस इज इक्वल्स टू P1 - I⁻n। और इस हिसाब से आपका जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 - 10% पावर 3। तो आपका जो आंसर होगा वो बन जाएगा 1 - 0.1 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 5,000, और ये आ जाएगा आपका 3,645। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम माइनस का निशान लगा सकते हैं इन फॉर्मूलों में अगर हर अगले साल वैल्यू कम हो रही हो। और वही वाले कॉन्सेप्ट जो कंपाउंडिंग और सिंपल इंटरेस्ट के होते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में जो वैल्यू का इंक्रीज होता है वो ओरिजिनल अमाउंट के वो हिसाब से होता है, इसी तरह से यहाँ पर जो वैल्यू का डिक्रीज है वो ओरिजिनल अमाउंट के हिसाब से है। और वही कॉन्सेप्ट जो कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है कि जो वैल्यू का इंक्रीज होता है वो नई अमाउंट के हिसाब से होता है। तो यहाँ पर भी वैल्यू का जो डिक्रीज है वो नई अमाउंट के हिसाब से ही हो रहा है। ठीक है जी। तो ये आपके पास जो है ना वो दो रेलेवेंट फॉर्मूले हैं, इसको ज़रा आप लोग कॉपी करो।
ठीक है, और 30 सेकंड देता हूँ, जरा इसको देखो अच्छे से। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने जो वैल्यू का डिक्रीज है उसके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करा। अच्छा, अब आपके पास सवाल जो आ सकता है वो ये आ सकता है कि भाई आप किसी चीज़ की नेटबुक वैल्यू कैलकुलेट करो, तो नेटबुक वैल्यू जो है वो इसी फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो और वैल्यू के डिक्रीज को अकाउंट फॉर कर सकते हो। अगला कॉन्सेप्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। अगला कॉन्सेप्ट है एक और, वैल्यू टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगला कॉन्सेप्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अच्छा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि नंबर वन, अगर आपके पास आज 100 रुपये हों और आपके पास 1 साल बाद 100 रुपये हों, तो आज के 100 रुपये और 1 साल बाद के 100 रुपये एक दूसरे के इक्वल नहीं हैं, एक दूसरे के बराबर नहीं है। ठीक है, आज के 100 रुपये और 1 साल बाद के 100 रुपये जो है वो एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। अगर आपको कोई बोलता है कि यार मुझसे आज 100 रुपये ले लो, अगर कोई बोलता है कि मुझसे आज 100 रुपये ले लो, और वो ये ऑप्शन भी देता है, वो ये ऑप्शन भी देता है कि मुझसे 2 साल बाद 100 रुपये ले लेना, वो ये ऑप्शन देते हैं कि मुझसे 2 साल बाद 100 रुपये ले लेना, तो आप प्रेफर करोगे कि मैं आज 100 रुपये ले लूँ। इसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं। सबसे पहली बात जो हमारे दिमाग में आती है वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई। यानी कि ऐसा हो सकता है कि मेरे पैसों की जो परचेजिंग पावर है ना, वो फ्यूचर में कम हो जाएगी। यानी कि आज के जो 100 रुपये हैं उसमें ज़्यादा पावर होगी, और आज से 2 साल बाद के 100 रुपये हैं उसमें कम पावर होगी। यानी कि आज अगर मैं 100 रुपये में 4 चीज़ें खरीद सकता हूँ, तो शायद आज से 2 साल बाद उन्हीं 100 रुपये में 2 चीज़ें खरीद पाऊंगा। तो पहली चीज तो जो एक फैक्टर होता है वो ये होता है कि आज के 100 रुपये 2 साल बाद के 100 रुपये से इसलिए ज्यादा बेहतर है क्योंकि आज के 100 रुपये जो है उसमें मैं ज्यादा चीजें खरीद सकता हूँ एज कम्पेयर टू बाद के 100 रुपये। दूसरी चीज जो है वो है सर्टेनिटी। दूसरी चीज जो है ना वो है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब ये है कि मैं आज तुम्हें 100 रुपये दूं और आज से 2 साल बाद 100 रुपये दूं, और मैं दोनों ऑप्शन दूं, तो तुम बोलोगे कि सर आज ही 100 रुपये दे दें। और उसकी तुम रीजन ये दोगे कि भाई आज अगर मुझे 100 रुपये मिल गए ना तो वो बहुत ज्यादा सर्टेन है। यानी कि ऐसा मतलब आज से 2 साल बाद शायद मैं तुमसे मिलूं या ना मिलूं, लेकिन आज जो है वो मैं अगर तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूं और तुमसे 100 रुपये तुम्हें दे रहा हूँ, तो तुम बोलोगे कि सर ये ज़्यादा इसमें सर्टेनिटी है, लिहाजा क्योंकि इसमें ज़्यादा सर्टेनिटी है तो इसको जो है ना वो हम आज ही एक्सेप्ट कर लेंगे। यानी कि आज ही जो है वो आप अपने जो 100 रुपये है ना वो ले लोगे, या मुझसे जो है वो 100 रुपये डिमांड कर लोगे। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ ये फैक्टर भी एक और हो सकता है कि अगर मेरे पास आज 100 रुपये होंगे तो उसको मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, और इन्वेस्ट कर कर जो है ना वो अर्निंग्स कर सकता हूँ। आज अगर मेरे पास 100 रुपये होंगे ना तो उसको इन्वेस्ट कर सकता हूँ और इन्वेस्ट कर कर अर्निंग्स कर सकता हूँ। अगर मेरे पास आज से 2 साल बाद 100 रुपये होंगे तो इन 2 सालों के बीच में जो मैं अर्निंग्स कर सकता था वो अर्निंग्स नहीं कर पाऊंगा। तो वेरियस फैक्टर्स की वजह से ये बात आप लोगों को समझनी है कि आज के 100 रुपये और आज से 2 साल बाद के 100 रुपये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। अब लेट से मैं आप लोगों के सामने एक सवाल लिखता हूँ और उस सवाल में इस तरह से लिख देता हूँ कि लेट से मिस्टर ए मिस्टर ए परचेज्ड मिस्टर ए परचेज्ड अ बाइक। मिस्टर ए ने एक बाइक परचेज करी। ही वॉज he was given an option he was given an option to either pay today to either pay today or same amount after
3 years। ठीक है। Mr. A purchased a bike today. He was given an option to either pay today or same amount after 3 years. The amount is ₹80,000। ठीक है। मिस्टर ए परचेज्ड अ बाइक, मिस्टर ए ने एक बाइक खरीदी। ही वॉज गिवन एन ऑप्शन टू ईदर पे टुडे, उसको एक ऑप्शन दिया गया कि आज ही आप सारे पैसे पे कर दो, और सेम अमाउंट आफ्टर 3 years, या बोला गया इतने ही पैसे 3 साल बाद वापस पे कर देना। द अमाउंट इज ₹80,000, और ये अमाउंट 80,000 रुपए। यह अमाउंट 80,000 रुपए। अब मुझे बताओ मिस्टर ए को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 के वो आज ही 80,000 रुपये पे कर दे। ऑप्शन नंबर 1 ये है कि वो आज ही के दिन 80,000 रुपये पे कर दे। ऑप्शन नंबर 2 उसके पास ये है कि वो 80,000 रुपये पे करे, लेकिन वो 80,000 रुपये पे करे आज से 1 साल बाद। तो हम ये कहेंगे कि भाई इन दोनों ऑप्शंस में से मिस्टर ए के फेवर में दूसरा ऑप्शन है। जितना वो डिले कर सकता है, जितना वो डिले कर सकता है उतना ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि यहाँ पर जो पहले वाले 80,000 है, इसकी जो परचेजिंग पावर है ना वो हाई है, और यहाँ जो दूसरे वाले आपके पास 80,000 है, इसकी जो परचेजिंग पावर है ये लो है। यानी कि वक्त के साथ साथ पैसा जो है वो अपनी कदर कम करता रहता है, और उसकी वजह से जो है वो ये इसको बाद में 80,000 देने में आसानी होगी, या बाद के जो 80,000 होंगे उसकी हैसियत कम होगी, उसकी वैल्यू कम होगी। अच्छा, इसको एक और एंगल से भी सोचा जा सकता है। अगर मैं ये सोचूं कि लेट से कि मार्केट का जो रेट चल रहा है ना वो चल रहा है 10%। मार्केट का जो रेट चल रहा है ना वो चल रहा है 10%। ठीक है, मार्केट का जो रेट चल रहा है ना वो चल रहा है 10%। दूसरा देखो, दो केसेस है ना, ये केस नंबर 1 है, ये केस नंबर 1 है, और ये केस नंबर 2 है। पहले तो अगर सिंपल सा केस था तो हमें समझ में आ गया कि सर 3 साल बाद 80,000 रुपये पे करना जो है ना वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन यहाँ पर आपने कंपैरिजन किस चीजों का किया। अमाउंट तो सेम थी, आपने ईयर्स का कंपैरिजन किया। आपने बोला आज दे दूं या 3 साल बाद दूं। आपने अमाउंट तो सेम थी, आज भी 80,000 रुपये देना है अगर गिनती की टर्म्स में देखा जाए, और 3 साल बाद भी गिनती कितनी है, 80,000 रुपये की ही है। लेकिन आपने ये देखा कि एक केस में, केस नंबर 1 में ये 80,000 Y0 पर जा रहे हैं, और केस नंबर 2 में सेम 80,000 रुपये Y नंबर 3 पर जा रहे हैं। ठीक है। अब आपका अगर 10% का रेट है, अगर 10% का डिस्काउंटिंग का रेट है, तो आप एक काम करो कि ये जो Y3 वाले 80,000 है, यानी कि मैं केस 2 की बात करता हूँ, केस 2 में जो 80,000 रुपये ना वो पे करना बेहतर क्यों है ये समझाता हूँ। तो देखो 80,000 रुपये जो है ना, जरा उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करी जाती है। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई 1 + i पावर n। P इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई 1 + i पावर n। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो है 80,000 रुपये। एस जो है वो आपके पास 80,000 रुपये है, डिवाइडेड बाई 1 + 10%, डिवाइडेड बाई 1 + 10% पावर 3, डिवाइडेड बाई 1 + 10% पावर 3। तो 80,000 डिवाइडेड बाई 1.1 की पावर 3, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास 60,105, 60,105, 60,105। ठीक है जी, 60,105। 60,105 का क्या मतलब है। 60,105 का मतलब ये है कि देखो ये बंदा ये भी कह सकता है, या इसको सोचने का दूसरा तरीका इन टर्म्स ऑफ अमाउंट्स, इन टर्म्स ऑफ अमाउंट्स सोचने का, इन टर्म्स ऑफ अमाउंट सोचने का दूसरा तरीका ये है कि केस नंबर वन ये कहता है, केस नंबर वन ये कहता है कि आज 80,000 रुपये दे दो। केस नंबर 1 ये कहता है कि आज 80,000 रुपये दे दो। केस नंबर 1 ये कहता है कि आज 80,000 रुपये दे दो। केस नंबर 2 क्या कहता है। केस नंबर टू ये कहता है कि आज आज 60,105 किसी बैंक में जमा करवा दो। देखो केस नंबर 1 अगर आज ही का, अगर ईयर नंबर 0 की बेसिस पर कंपैरिजन करें, अगर हम ईयर नंबर 0 की बेसिस पर कंपैरिजन करें, तो हम एक और कंपैरिजन ये कह सकते हैं कि केस नंबर 1 ये कहता है कि 80,000 रुपये जिससे बाइक खरीदी है उसको आज ही पे कर दो।
केस नंबर 1 ये कहता है कि 80,000 रुपए की जिसे बाइक बाइक खरीदी है ना, उसको आज ही पे कर दो। ठीक है। केस नंबर 2 ये कहता है कि 60,105 आप एक बैंक में आज जमा कर दो। 60,105 आप आज बैंक में, आज आज आप एक बैंक में 60,105 जमा कर दो। 60,105 आप आज एक बैंक में जमा कर दो। सर 60,105 आज एक बैंक में जमा करने से क्या होगा? 60,105 आज एक बैंक में जमा करने से ये होगा कि ये पैसे 3 साल बाद 80,000 हो जाएंगे। ये पैसे 3 साल बाद 80,000 हो जाएंगे और आप अपना उधार वापस कर सकोगे। बात समझ में आ रही है? पहले केस में तो हम ये कहते हैं कि भाई जिससे हमने चीजें खरीदी हैं उसको हम आज ही 80,000 रुपये दे दें। दूसरे केस में हम ये कह सकते हैं कि 60,105 आज हम एक बैंक में जमा कर देते हैं और ये पैसे जो है वो 3 साल बाद 80,000 हो जाएंगे और हम अपना उधार पे कर देंगे। कैसे ये 3 साल बाद 80,000 रुपये हो जाएंगे? इसलिए क्योंकि मार्केट का अगर रेट 10% चल रहा है, तो आपने अभी अभी ये चेक किया था कि अगर 3 साल बाद के 80,000 हो तो आज के बैंक के हिसाब से वो कितने बनते हैं? 60,105 बनते हैं डिस्काउंटिंग कर कर। और आप इसको चेक भी कर सकते हो, अगर इंटरेस्ट का रेट 10% है तो एस इज इक्वल्स टू पी 1 + I⁻n। एस इज इक्वल्स टू पी 1 + I⁻n, यानी कि 60,105 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 10% पावर 3। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 60,105 को आप मल्टीप्लाई कर दो 60,105 मल्टीप्लाइड बाई 1.1 की पावर 3, तो ये आपके पास डायरेक्टली 80,000 रुपये आता है। तो अगेन देखो, दो तरह का कंपैरिजन हो सकता है। 80,000 और 80,000 दोनों अमाउंट सेम थे तो आपने ईयर्स कंपेयर कर लिया। ईयर्स कंपेयर किया, आपने देखा यार आज 80,000 रुपये दूं या 3 साल बाद 80,000 रुपये दूं, तो अगेन आपने बोला भाई 3 साल बाद 80,000 रुपये देते हैं। दूसरा कंपैरिजन किस तरह से? दूसरा कंपैरिजन अमाउंट बाय अमाउंट है। एक केस में आपने बायर को आज ही 80,000 रुपये देने हैं। दूसरे केस में अगर मार्केट का रेट 10% चल रहा है तो आप आज बायर को जो है आज बायर को पैसे नहीं दो, बल्कि आज बैंक में 60,105 रख दो। यानी कि कंपैरेटिवली कम पैसे रख दो, 80,000 के बजाय 60,000 सिर्फ रखते हैं, और वो 3 साल बाद ग्रो होकर 80,000 हो जाएंगे और मैं बायर को पे कर दूंगा। तो इन दिनों केसेस से ये प्रूव हुआ कि भाई ये हमारे लिए बेहतर होता है कि हम जो है ना वो आज ज़्यादा से ज़्यादा पैसे पे कर रहे हों। ठीक है जी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और इसी तरह की एग्जाम्पल लेते हैं। और वो एग्जाम्पल यूँ ले लेते हैं कि लेट से 3 पेमेंट के ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन नंबर 1, आपने कोई एसेट परचेज किया, आपने कोई बाइक परचेज की है, दुकान परचेज की है, मकान परचेज किया, कुछ भी परचेज किया है। ऑप्शन नंबर 1 आपको ये दिया गया, कि आप आज ही 50,000 रुपये पे कर दो। ऑप्शन नंबर 1 आपको ये दिया गया कि आप आज ही 50,000 रुपये पे कर दो। ऑप्शन नंबर 2 आपको दूसरा जो ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर टू आपको जो दूसरा ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर टू आपको जो दूसरा ऑप्शन दिया गया, वो ये दिया गया कि आप आज कुछ भी पे ना करो, बल्कि आप आज से 1 साल बाद 30,000 रुपये पे कर देना। और आज से 2 साल बाद आप जो है वो 21,000 रुपये पे कर देना। ठीक है जी। अब यहाँ पर आप जो कंपैरिजन करोगे वो 50,000 और 51,000 का नहीं करोगे। आप यूं नहीं सोचोगे कि यार ऑप्शन नंबर 1 जो है ना उसमें तो मुझे आज 50,000 रुपये देने पड़ रहे हैं, और ऑप्शन नंबर 2 जो है उसमें आज से 1 साल बाद 30,000 रुपये देने पड़ रहे हैं, और फिर 21,000 रुपये देने पड़ रहे हैं। और यानी कि इस ऑप्शन में मुझे जो है वो 51,000 रुपीज देने पड़ रहे हैं। ये वैलिड कंपैरिजन नहीं होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि ऑप्शन नंबर 1 वाली अमाउंट जो है वो कम है, ऑप्शन नंबर 2 वाली अमाउंट जो है वो ज़्यादा है, लिहाजा हमें ऑप्शन नंबर 1 पर जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 बेहतर है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा क्यों ज़रूरी नहीं है? ऐसा इसलिए ज़रूरी नहीं है कि तुम अगेन एज्यूम कर लो कि रेट जो चल रहा है ना डिस्काउंटिंग का वो 10% चल रहा है। रेट जो चल रहा है ना वो डिस्काउंटिंग का वो 10% चल रहा है। तो अगर 10% का डिस्काउंटिंग का रेट चल रहा है ना, तो आज से 1 साल बाद के 30,000 रुपये आज की क्या अहमियत या वैल्यू रखते हैं, और आज से 2 साल बाद के 21,000 रुपये आज की क्या वैल्यू या अहमियत रखते हैं, पहले ये कैलकुलेट करो। आज से 1 साल बाद के 30,000 रुपये आज की क्या वैल्यू रखते हैं? 30,000 को डिवाइड कर दो 1 + 10%, 1 + 10% पावर 1 से। 1 + 10% पावर 1 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 30,000 को डिवाइड कर दो 1.1 से, ये बन जाता है आपका 27,272.727, 27,272.73 तकरीबन।
और आज से 2 साल बाद 20,000, आज से 2 साल बाद के 20,000 रुपये जो है, आज से 2 साल बाद के 20,000 रुपये जो है, उसको आपने डिवाइड कर दिया 1+10% पावर 2 से। 1+10% पावर 2 से डिवाइड कर दिया, तो 20,000 डिवाइडेड बाई 1.1 की पावर 2, 20,000 डिवाइडेड बाई 1.1 की पावर 2, तो ये बन जाता है 16528.93। 16528 16528.93। यानी कि अगर मैं इन दोनों को ऐडअप करता हूँ, इन दोनों को ऐडअप करता हूँ, इन दोनों को ऐडअप करता हूँ, तो मैं 16528 में ऐड कर देता हूँ 27 तो ये हमारा आ जाता है 43,801.6, 43,801.66। तो अगर अब मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, इन दोनों को कंपेयर करूं कि एक ऑप्शन मेरे पास ये है कि जिससे मैंने ये एसेट खरीदा है, दुकान खरीदी है, मकान खरीदा है, घर खरीदा है, जो भी खरीदा है, उसको मैं आज ही 50,000 रुपये दे दूं, आज 50,000 रुपये दे दूं। एक ऑप्शन मेरे पास ये है कि आज मैं 50,000 रुपये दे दूं। दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है? दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं उस बंदे को आज से 1 साल बाद 30,000 रुपये, और फिर आज से 2 साल बाद 21,000 रुपये दूं। तो ये दिखने को तो 51,000 बनते हैं, दिखने को तो थोड़ी ज्यादा बनते हैं, लेकिन अगर ये दिखने को ज्यादा बनते हैं, फिर भी इसमें फायदा है। इसमें फायदा इस तरह का है कि भाई आप क्या करो, आज जाकर एक बैंक में 43,801.66 अगर जमा कर दोगे, अगर किसी बैंक में जाकर आज आप 43,801.66 जमा कर दोगे, और लेट से वो बैंक आपको 10% का इंटरेस्ट देता है, तो पहले साल का इंटरेस्ट 43801.6 है, तो 438 1 बन जाएगा। ठीक है जी। देखिए, आप अगर किसी बैंक में आज 43,801.66 जमा करेंगे, तो पहले साल उसका 10% यानी कि 4,380 तकरीबन आपको जो है वो पहले साल का इंटरेस्ट मिलेगा। फिर आप क्या करना, आप उस बैंक अकाउंट में से 30,000 निकालकर अपनी पहली किस्त पे कर देना। आप उस बैंक अकाउंट में से 30,000 निकालकर अपनी पहली किस्त पे कर देना, तो आप 43,801.66 प्लस 4380 माइनस 30,000, अगर इस तरह से हम करते हैं, तो ये 18,181.66 बनता है, 18,181.66 बनता है। फिर दोबारा से 18,181.66 का 10% अगर हम देते हैं, अगर हम इसका 10% देते हैं, तो ये 1818.1818.166 बनता है। और मैं यहाँ से 21,000 रुपये पे कर दूंगा, तो ये जीरो पर चला जाएगा। यानी कि इस तरह से बिल्कुल हम पेमेंट कर सकते हैं, रादर दिन के अप फ्रंट हम 50,000 रुपये पे करें। हमारे लिए, मुझे ये बेहतर नज़र आता है कि हम जो है वो एक बार 30,000 और एक बार 21,000 रुपये पे करें। अगर आप इसको चेक करते हो, तो इसको चेक करके देख लो कि आंसर आप लोगों का सही आ रहा है या नहीं। यानी कि आप अगर बैंक में जो हमने कैलकुलेट करी थी अमाउंट, अगर वो डिपॉजिट कर देते हो, तो उस हिसाब से सारी चीज़ें सही चल रही हैं या नहीं। आपने 43,801.66 जमा करे, ज़रा कोई बच्चा इसको चेक कर ले, सारी चीज़ों को, सारी वैल्यू सही आ रही हैं या नहीं। ठीक है जी। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं? काइंडली मुझे कंफर्म कर दें। ठीक है। अगर आज आप बैंक में जो अमाउंट लिखी हुई है वो जमा कर देते हो, फिर उस पर इंटरेस्ट कमाते हो, उसके बाद फिर उसमें से ही आप जो है वो 30,000 रुपये पे कर देते हो, फिर जो आपके पास अमाउंट बच जाता है 1818 समथिंग का, उसके बाद जो है वो आप उसमें से जो है वो क्या कहते हैं, अच्छा, एक चीज हमने जो यहाँ पर मिस्टेक कर दी, वो ये कि ये 21,000 है, करेक्ट। तो जरा एक मिनट, 21,000 को डिवाइड करते हैं 1.1 की पावर 2 से, थोड़ी सी यहाँ पर एक गलती हो गई है, ये अमाउंट थोड़ी सी चेंज आ रही है ना, ये अमाउंट थोड़ी सी चेंज आ रही है, इसको करेक्ट कर लो। 21,000 है ना, 1 साल बाद 21,000 पे करने हैं, तो उसकी ये वैल्यू बन जाती है 17,355.37। अच्छा, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, तो इसमें 27 को ऐड करते हैं, 2 को ऐड किया, तो ये 44628.1019 बनता है। और फिर यहाँ पर जो है हम इसको लिखते हैं, हम यहाँ पर इसको जो है वो लिखेंगे 4462
8.1019, इसका 10% इंटरेस्ट मिलेगा तो वो 4463 बन जाएगा। फिर मैं 30,000 रुपये निकाल लूंगा, फिर मैं 30,000 रुपये इसमें से पे कर दूंगा। ठीक है, तो अब जरा चेक करना कितना बच जाएगा। ये बच जाएगा 19090.91, 19090.91। फिर जो 19090.1 होगा, इसका हम अगर 10% कैलकुलेट करेंगे तो वो 1909 बनेगा। इसका हम 10% कैलकुलेट करेंगे, 1909 बनेगा। और फिर हम 21,000 रुपये पे कर देंगे, और फिर हम 21,000 रुपये पे कर देंगे तो 19090.1 प्लस 1909, और उसमें से फिर हम 21,000 रुपये पे कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो थोड़ी सी जो हमने गलती कर दी थी वो कहाँ कर दी थी, थोड़ी सी जो हमने गलती करी थी वो यहाँ कर दी थी कि हमने 21,000 के बजाय 20,000 ले लिया था। एनीवेज, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई आज 50,000 रुपये पे करने से ज़्यादा बेहतर ये है कि एक साल बाद 30 और मजीद एक साल बाद 21,000 रुपये पे किए जाएं। यानी कि अगर मुझे चीज़ों का कंपैरिजन करना है ना, अगर मुझे वेरियस ऑप्शंस का कंपैरिजन करना है, तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा उसके लिए हमें करना ये पड़ेगा कि सबको हमें यह नंबर जीरो पर लेकर आना होगा, या एक सिंगल पॉइंट पर लेकर आना होगा, या एक सिंगल पॉइंट पर लेकर आना होगा। हमें दो ऑप्शंस मुख्तलिफ कंपेयर करने थे, तो हम दोनों को यह नंबर जीरो पर लेकर आ गए और फिर हमने कंपैरिजन किया। देखो आपने क्या किया, ऑप्शन नंबर 2 में ये पैसे बैंक में रख दिए। जब ये पैसे बैंक में रखे, पहला साल गुजरा, ईयर जीरो से ईयर नंबर 1 एक साल होता है। एक साल में अब आपको इस पे 10% के हिसाब से जो इंटरेस्ट मिलना था वो इंटरेस्ट मिला। आपने बैंक से ये पैसे विदड्रॉ करे और अपनी पेमेंट करी। अब आपका ये बैंक का बैलेंस बच गया पहले साल के आखिरी दिन ये बैंक बैलेंस बच गया। दूसरे साल के शुरू का ये बैंक बैलेंस था, 10% इंटरेस्ट मिलना था आपको। क्यों 10% इंटरेस्ट मिलना था? क्योंकि मैंने मेंशन करा हुआ था कि हम 10% का रेट एज्यूम कर कर सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो 19090.1 पर 10% का इंटरेस्ट यानी कि 1909 का इंटरेस्ट मिला। 1909 का इंटरेस्ट मिला और उसमें से जब आपने 21,000 रुपये पे कर दिया तो वो भी जीरो पर आ गया। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो इस तरह से आप जो है, जब भी आपको कोई भी सवाल ऐसा मिलेगा कि जिसमें आपने वैल्यूज का कंपैरिजन करना होगा, तो आप उन सबको एक सिंगल पॉइंट पर लेकर आओगे। ठीक है भाई, क्लियर है ये बात? इस तरह से आपको ये पता चला कि ऑल्धो ऑप्शन नंबर 1 में सिर्फ 50,000 रुपये पे करने हैं और ऑप्शन नंबर 2 में मुझे 51,000 पे करने हैं, लेकिन क्यों वो 51,000 आज पे नहीं करने हैं, बल्कि उसमें से कुछ पैसे एक और कुछ पैसे 2 साल बाद पे करने हैं, तो ये दूसरा वाला ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है। इसे क्योंकि दूसरे वाले ऑप्शन में इफेक्टिवली मैं आज के 44,628.1019 पे कर रहा हूँ, जो कि 50,000 रुपये से कम बनते हैं। ठीक है, तो हमने हमने क्या किया, हमने दो चीज़ों को कंपेयर किया। हमने ये देखा कि ऑप्शन नंबर वन के हिसाब से जो पैसे जा रहे हैं उनकी आज की वैल्यू कितनी है, 50,000। और ऑप्शन नंबर टू के हिसाब से जो पैसे जा रहे हैं, ऑल्दो वो एक साल बाद 30,000 और 2 सालों बाद 21,000 रुपये जा रहे हैं, लेकिन उन पैसों की आज की अहमियत, वैल्यू या हैसियत कितनी है, तो वो है 44,628.1019। तो जाहिर है हमें कोई एसेट परचेज करना है तो हम कोशिश करेंगे कि हम लोअर अमाउंट पे करें, हम कम से कम अमाउंट पे करें। तो हमारे लिए 44,628 आज पे करना, आज 50,000 पे करने से ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, हमें दोनों में से वो ऑप्शन बताना था जो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो अगर हम एसेट परचेज कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद एक और रूल आपके सिलेबस का हिस्सा है, वो है स्पॉट। ठीक है, एक और चीज जो आपने पढ़नी है वो है स्पॉट। स्पॉट क्या है? स्पॉट है सिंगल स्पॉट का मतलब है सिंगल पॉइंट स्पॉट का मतलब है सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। स्पॉट का मतलब है सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। स्पॉट का क्या मतलब है? स्पॉट का मतलब है सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम।
स्पॉट का फुल फॉर्म है सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। स्पॉट का फुल फॉर्म है सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छा, अब ये स्पॉट बताता क्या है, बोलता क्या है, होता क्या है, कहता क्या है। स्पॉट जो है ना, उसके लिए दो चीजें याद रखना। पहली चीज ये याद रखना, किसी किसी भी किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर, किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर रिक्वायर्ड, किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर रिक्वायर्ड और डिपॉजिटेड, किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर रिक्वायर्ड और डिपॉजिटेड, किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर रिक्वायर्ड और डिपॉजिटेड, किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर रिक्वायर्ड और डिपॉजिटेड अमाउंट, किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर रिक्वायर्ड और डिपॉजिटेड अमाउंट्स एक एक दूसरे एक दूसरे के इक्वल के इक्वल होती हैं। अभी तो सिर्फ और सिर्फ मैं लिखवा रहा हूँ, फिर इसको मैं समझाऊंगा भी। मैंने पहली चीज जो लिखवाई वो लिखवा दी कि किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर, किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर जितनी भी रिक्वायर्ड अमाउंट्स और जितनी भी डिपॉजिटेड अमाउंट्स होती हैं वो दूसरों दोनों एक दूसरे के बराबर होती हैं। स्पॉट की फुल फॉर्म क्या है, सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। अभी मैं कुछ चीजें लिखवा कर फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इसके बाद दूसरी चीज जो आपने लिखनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये क्या मतलब, ये का मतलब स्पॉट, ये सिर्फ और सिर्फ, ये सिर्फ और सिर्फ, ये सिर्फ और सिर्फ सवाल सॉल्व, ये सिर्फ और सिर्फ सवाल सॉल्व करने करने का तरीका, ये सिर्फ और सिर्फ सवाल सॉल्व करने का तरीका है। और क्या है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, ये सिर्फ और सिर्फ सवाल सॉल्व करने का तरीका है और कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सवाल सॉल्व करने का तरीका है और क्या है भाई, और कुछ भी नहीं है। और स्पॉट है क्या, स्पॉट सिर्फ और सिर्फ सवाल सॉल्व करने का तरीका है और क्या है, और कुछ भी नहीं है। और स्पॉट क्या है, स्पॉट जो है वो है कि किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर सारी रिक्वायर्ड एंड डिपॉजिटेड अमाउंट्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं। और स्पॉट है क्या, स्पॉट है सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। समझ रहे हो बात को। अभी हम इसका सवाल करते हैं, स्पॉट का फुल फॉर्म क्या है, सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। है क्या, किसी भी स्पॉट यानी कि किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर सारी रिक्वायर्ड एंड डिपॉजिटेड अमाउंट एक दूसरे के बराबर होती हैं या इक्वल होती हैं। स्पॉट है क्या, ये सिर्फ और सिर्फ सवाल तरीक सॉल्व करने का तरीका है और क्या है, और कुछ भी नहीं। और क्या है, और कुछ भी नहीं। ठीक है। अब जरा एक एग्जाम्पल बड़े ध्यान से सुनो, एक एग्जाम्पल बड़े ध्यान से सुनो, एक एग्जाम्पल बड़े ध्यान से सुनो। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि रिक्वायर्ड अमाउंट का क्या मतलब होता है। रिक्वायर्ड अमाउंट का क्या मतलब होता है, क्या मुझे, क्या इसका क्या मतलब होता है कि मैंने पैसे जमा करे या मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसों की जरूरत है। रिक्वायर्ड अमाउंट का क्या मतलब होता है, रिक्वायर्ड अमाउंट का क्या मतलब होता है, रिक्वायर्ड अमाउंट, मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे इतने पैसों की जरूरत है, मुझे 5,000 रुपये चाहिए, मुझे 10,000 रुपये चाहिए। सर रिक्वायर्ड अमाउंट का मतलब होता है जिन पैसों की आपको जरूरत है, जो पैसे आपको चाहिए। ठीक है ना, यानी कि ये वो पैसे होते हैं जिनकी आपको जरूरत होती है, ये वो पैसे होते हैं जिनकी आपको जरूरत होती है। इसके अगेंस्ट डिपॉजिटेड अमाउंट क्या होता है, इसके अगेंस्ट डिपॉजिटेड अमाउंट क्या होता है, इसके अगेंस्ट डिपॉजिटेड अमाउंट क्या होता है, इसके अगेंस्ट डिपॉजिटेड अमाउंट क्या होता है। डिपॉजिटेड अमाउंट जो है ना, वो होता है, डिपॉजिटेड अमाउंट जो होता है वो होता है कि जो पैसे आपने जमा करें। डिपॉजिटेड अमाउंट का मतलब है जो पैसे आप जमा कर रहे हो, डिपॉजिटेड अमाउंट का मतलब है जो पैसे आप जमा कर रहे हो, डिपॉजिट करना। मैं बैंक गया, मैंने 500 रुपये डिपॉजिट करे, मैं बैंक गया, मैंने 500 रुपये डिपॉजिट करे। डिपॉजिट करने का मतलब है जो पैसे मैं बैंक में जमा कर रहा हूँ। रिक्वायर्ड अमाउंट का मतलब है जिसकी मुझे ज़रूरत होगी। मैं आज जमा करूंगा ताकि मैं फ्यूचर में जब ज़रूरत हो तो पैसे इस्तेमाल कर सकूं। मैं आज जमा करूंगा ताकि फ्यूचर में जब मुझे पैसों की ज़रूरत हो तो मैं उनको इस्तेमाल कर सकूं। अब स्पॉट की बिल्कुल बेसिक सी, स्पॉट की बिल्कुल बेसिक सी, स्पॉट की बिल्कुल बेसिक सी, स्पॉट की बिल्कुल बेसिक सी एक एग्जांपल देखते हैं। स्पॉट की बिल्कुल बेसिक सी एक एग्जांपल देखते हैं।
लेट से एक बंदा है, एक बंदा ये कहता है कि यार मुझे आज से 1 साल बाद 5 लाख रुपए की, एक बंदा है वो ये कहता है कि मुझे आज से 1 साल बाद 5 लाख रुपए की, और आज से 3 साल बाद 7 लाख रुपए की जरूरत होगी। आज से 1 साल बाद 5 लाख रुपए की, और आज से 3 साल बाद 7 लाख रुपए की जरूरत होगी। आज से 1 साल बाद मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, यानी कि ये रिक्वायर्ड अमाउंट है, ये रिक्वायर्ड अमाउंट है। और आज से 3 साल बाद मुझे 7 लाख रुपयों की जरूरत होगी, ये भी रिक्वायर्ड अमाउंट है। यानी कि ये पैसे मुझे चाहिए, इन पैसों की मुझे जरूरत होगी, इन पैसों की मुझे नीड होगी। आज से 1 साल बाद 5 लाख रुपए की नीड होगी, आज से 1 साल बाद 5 लाख रुपए की जरूरत होगी। आज से 3 साल बाद 7 लाख रुपए की नीड होगी, आज से 3 साल बाद 7 लाख रुपए की जरूरत होगी। और वो ये कहता है कि आज मैं एक बैंक अकाउंट में इतना पैसा जमा कर दूं, एज्यूमिंग 10% का इंटरेस्ट रेट है, एज्यूमिंग 10% का रेट है। वो ये बंदा कह रहा है कि आज मैं बैंक जाकर कितना पैसा जमा कर दूं, आज मैं बैंक जाकर कितना पैसा जमा करूं, यानी कि बैंक में रखूं, ताकि मेरी यह नंबर 1 वाली और यह नंबर 3 वाली ज़रूरत पूरी हो जाए। वो आपसे ये पूछ रहा है कि मुझे कितने पैसे आज जाकर बैंक में जमा करने होंगे। वो आपसे ये पूछ रहा है कि मुझे आज जाकर बैंक में कितने पैसे जमा करने होंगे, ताकि यह नंबर 1 पर 5 और यह नंबर 3 पर 7 लाख रुपए वाली मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। तो अगर आपने ये सवाल सॉल्व करना है तो ये सवाल स्पॉट का सवाल है। कैसे स्पॉट का सवाल है? स्पॉट का सवाल इसलिए है क्योंकि इस सवाल में मुझे नजर आ रहा है कि कुछ रिक्वायर्ड अमाउंट्स हैं जो कि ये नंबर 1 और ये नंबर 3 पर हैं, 5 लाख और 7 लाख रुपए। और कुछ डिपॉजिटेड अमाउंट्स नजर आ रही हैं, कुछ डिपॉजिटेड अमाउंट्स नजर आ रही हैं। अब इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ तक समझ रहे हो? सारी चीजें, कंडीशन समझ गए, सवाल समझ गए? देखो, सवाल सॉल्व करने के लिए करना ये होगा कि आप कोई भी एक स्पॉट सेलेक्ट करोगे। सवाल सॉल्व करने के लिए आप कोई भी एक स्पॉट सेलेक्ट करोगे, कोई भी स्पॉट सेलेक्ट करोगे। स्पॉट का मतलब सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम सेलेक्ट करोगे। स्पॉट का मतलब सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम सेलेक्ट करोगे। मिसाल के तौर पर लेट से मैं ये नंबर 0 को स्पॉट सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैं ये नंबर 1 को स्पॉट सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैं ये नंबर 2 को स्पॉट सेलेक्ट कर सकता हूँ। पेपर में आप कोई भी एक स्पॉट सेलेक्ट करोगे, मैं ये नंबर 3 को भी स्पॉट सेलेक्ट कर सकता हूँ। किसी भी साल को स्पॉट सेलेक्ट कर लोगे। लेट से हम पहले वर्किंग करते हैं और उसमें हम यह नंबर 0 को एज अ स्पॉट कंसिडर करते हैं। हम यह नंबर 0 को स्पॉट कंसिडर करते हैं। अब अगर हम यह नंबर 0 को स्पॉट कंसिडर करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? स्पॉट के रूल के हिसाब से किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर सारी रिक्वायर्ड और सारी डिपॉजिटेड अमाउंट्स एक दूसरे के बराबर होती हैं। हम करेंगे ये कि जो हमने स्पॉट सेलेक्ट किया है हम सारी अमाउंट्स को उस दिन ले आएंगे। हम करेंगे ये कि हमने जो स्पॉट सेलेक्ट किया है हम सारी अमाउंट्स को उस स्पेसिफिक दिन पर ले आएंगे। तो अगर मैं यह नंबर 0 की बात करता हूँ तो स्पॉट ये कहता है कि किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर सारी रिक्वायर्ड और सारी डिपॉजिटेड अमाउंट्स एक दूसरे के बराबर होती हैं। स्पॉट ये कहता है कि किसी भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पर सारी रिक्वायर्ड और सारी डिपॉजिटेड अमाउंट्स एक दूसरे के बराबर होती हैं। अब अगर मैं सबको ये नंबर 0 पे लेकर आता हूँ तो ये जो पहली रिक्वायर्ड अमाउंट है ये नंबर 1 पर है, तो इसको 0 पे लेकर आना है। इसका मतलब ये हो गया कि 5 लाख को मैं डिवाइड कर दूंगा, 5 लाख को मैं डिवाइड कर दूंगा 1 प्लस 10% पावर 1 से। दूसरी जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो ये नंबर 3 पर है, उसको भी अगर 0 पे लेकर आना है, तो मैं 7 लाख को डिवाइड कर दूंगा 1 प्लस 10% की पावर 3 से। मैं कर क्या रहा हूँ? मैं जितनी भी रिक्वायर्ड और सारी जितनी भी डिपॉजिटेड अमाउंट्स हैं उन सारी चीज़ों को यह नंबर 0 पे लेकर जा रहा हूँ। और जब मैं यह नंबर 0 पे लेकर जाने की कोशिश कर रहा हूँ तो पहला रिक्वायर्ड अमाउंट यह नंबर 1 पर है, 5 लाख का। 5 लाख को अगर 0 पे लेकर जाऊंगा, 0 पे क्यों लेकर जाऊंगा? क्योंकि 0 मैंने स्पॉट सेलेक्ट किया है, तो उसको 1 साल डिस्काउंट करूंगा। और 7 लाख जो ये नंबर 3 पर है उसको अगर 0 पे लेकर जाऊंगा तो मैं 3 साल डिस्काउंट करूंगा। अच्छा, डिपॉजिटेड अमाउंट जो है ना, डिपॉजिटेड अमाउंट वो तो है ही कहाँ पर? डिपॉजिटेड अमाउंट कहाँ पर है? डिपॉजिटेड अमाउंट तो सर है ही है नंबर 0 पर। तो उसको ना आगे लेकर आना है ना उसको पीछे लेकर जाना है। डिपॉजिटेड अमाउंट तो है ही हमारे स्पॉट वाले दिन पर, तो ना उसकी कंपाउंडिंग करनी है ना डिस्काउंटिंग करनी है, ना उसको पीछे लेकर जाना है ना उसको आगे लेकर जाना है। और अगर मैं अब इसको सॉल्व करता हूँ
तो आप मुझे सॉल्व कर कर बताओ आपका आंसर कितना आता है। आपका आंसर आ रहा होगा 980,465.8, यानी कि एक्स की जो वैल्यू आ रही है ना, एक्स की वैल्यू आ रही है 980,980,465.8 है, तो 466 कर देते हैं। डेसिमल के बाद अगर आपका जो डिजिट है वो 5 या 5 से ज्यादा हो तो पहले 1 ऐड कर देते हो, तो आप 980,466 आपका आंसर होगा। यानी कि आप 980,466 रुपीज यह नंबर 0 पर बैंक पे जमा करोगे, जिसके बदले आपको यह नंबर 1 पर 5 और यह नंबर 3 पर 7 लाख रुपए मिल जाएंगे। क्या ये आंसर सही है या नहीं, ये एक अलग बहस है, लेकिन उससे पहले एक और चीज की बहस कर लेते हैं, और वो ये बहस कर लेते हैं कि अगर मैं कोई और स्पॉट सेलेक्ट करता, अगर मिसाल के तौर पर कोई बच्चा बोलता है नहीं सर मैं जो है ना वो ये नंबर 1 को स्पॉट सेलेक्ट करूंगा। ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई बच्चा मुझे ये बोले कि सर सवाल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यह नंबर 0 पर कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हो, सवाल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको 3 लाख रुपयों की जरूरत है, 3 लाख रुपयों की जरूरत है कब, यह नंबर 1 पर। सवाल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको सॉरी, सवाल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको यह नंबर 1 पर, यह नंबर 1 पर 5 लाख रुपयों की जरूरत है, और सवाल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको यह नंबर 3 पर कितने रुपयों की जरूरत है, 7 लाख रुपयों की जरूरत है। और आपको ये बताना है कि कितने पैसे ये बंदा यह नंबर 0 पर बैंक में जमा करे ताकि इसकी जरूरियात पूरी हो जाएंगी। और आपको ये दिया हुआ है कि 10% का रेट है, ऐसा ही है सवाल। अब हम कोई और स्पॉट सेलेक्ट करते हैं, मुझे कोई स्पॉट सेलेक्ट करके बताओ, कोई भी स्पॉट बताओ, कोई भी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम बताओ। जिस तरह से हमने ऊपर ईयर नंबर 0 सेलेक्ट किया तो सारी अमाउंट को 0 पे लेकर आए, इसी तरह से ईयर 1 2 3 कोई भी एक ईयर आप लोग सजेस्ट करो मुझे। मैं क्या करूंगा, लेट से मैं ईयर नंबर 2 को, चलो मैं ईयर नंबर 2 को स्पॉट बना लेता हूँ। ईयर नंबर 2 को स्पॉट बनाने का मतलब क्या है कि सारी रिक्वायर्ड अमाउंट्स और सारी डिपॉजिटेड अमाउंट्स को ईयर नंबर 2 पर लेकर आऊंगा। ईयर नंबर 2 इधर सेंटर में आता है। ठीक है, अब पहली जो रिक्वायर्ड अमाउंट है 5 लाख की, पहली जो रिक्वायर्ड अमाउंट है 5 लाख की, उसको अगर यह नंबर 1 से यह नंबर 2 पे लेकर आना है, यह नंबर 1 से 2 पे लेकर आना है तो 1 साल की कंपाउंडिंग करनी होगी। दूसरी जो रिक्वायर्ड अमाउंट है 7 लाख रुपए की, वो यह नंबर 3 पर है, उसको अगर 3 से 2 पे लेकर जाना है, उसको अगर 3 से 2 पे लेकर जाना है, उसको अगर 3 से 2 पे लेकर जाना है तो 1 साल की डिस्काउंटिंग होगी। और रिक्वायर्ड अमाउंट्स के बाद डिपॉजिटेड अमाउंट, अब डिपॉजिटेड अमाउंट जो है वो ईयर नंबर 0 पर है। अगर हमने स्पॉट ईयर 2 सेलेक्ट किया है तो हम डिपॉजिटेड अमाउंट को भी ईयर 2 पर लेकर जाएंगे, यानी कि 2 सालों की करेंगे कंपाउंडिंग, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 + 10% पावर 2 से। अब इसको जरा हम सॉल्व करते हैं। 500,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.1 प्लस 700,000 डिवाइडेड बाई 1.1, और फिर ये पूरा डिवाइड हो जाएगा 1.1 की पावर 2 से। आप इसको भी चेक कर लें, यहाँ भी आपके x का जो आंसर आएगा ना, जो x की वैल्यू आएगी वो 980,466 ही आ रही होगी। ठीक है, चाहे आपने यह नंबर 0 को स्पॉट सेलेक्ट किया, चाहे आप यह नंबर 1 को स्पॉट सेलेक्ट करो, चाहे आप यह नंबर 2 को स्पॉट सेलेक्ट करो, चाहे आप यह नंबर 3 को स्पॉट सेलेक्ट करो, आपका आपने करना यह है कि सारी रिक्वायर्ड और सारी डिपॉजिटेड अमाउंट्स को जो आपने ईयर सेलेक्ट किया है उस जगह पर लेकर आना है, उस दिन पर लेकर आना है। तो आप सारी चीज़ों को अगर ईयर नंबर 2 पर लेकर आ रहे हो तो आप देख रहे हो कि इससे भी आपका आंसर सेम आ रहा है। अच्छा, अब हम प्रूव भी कर देते हैं कि क्या ये आंसर सही है या नहीं। अगर हम ये बात प्रूव कर दें कि ये आंसर सही है या नहीं, तो ये प्रूव इस तरह से करेंगे कि हमारे आंसर के हिसाब से ईयर 0 पर ये बंदा बैंक में 980,466 रुपीज जमा करवाएगा। 10% का इंटरेस्ट रेट है, तो ईयर 0 से ईयर नंबर 1 के बीच का बैंक इसको इंटरेस्ट देगा जो कि 10% होगा, तो वो 980,466.7 होगा, तो 47 कर देते हैं। फिर ये यह नंबर 1 पर, यह नंबर 1 पर सवाल के डेटा के हिसाब से, यह नंबर 1 पर सवाल के डेटा के हिसाब से यह नंबर 1 पर 5 लाख रुपए बैंक से निकाल लेगा, क्योंकि इसको 5 लाख रुपयों की जरूरत थी। तो यह नंबर 1 के एंड में, यह नंबर 1 के एंड में इसके बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना हो जाएगा। यह नंबर 1 के एंड में इसके बैंक अकाउंट का बैलेंस अगर हम चेक करते हैं तो 980,466 प्लस 980,467 माइनस 5 लाख, ये बचेगा आपके पास 578,513, 578,513। फिर क्या होगा, फिर यह नंबर 2 का जो स्टार्ट है, यानी कि वाई वन वाली जो डेट है, उधर आपका बैलेंस है 578,513। फिर आपको Y1 से Y2 के बीच का इंटरेस्ट मिलेगा और वो इसी का 10% होगा, यानी कि 578,501 होगा।
और फिर आप ये नंबर टू पर फिर आप ये नंबर टू पर यहाँ से 7 लाख रुपए विदड्रॉ कर लोगे, निकाल लोगे। जब आप 7 लाख रुपए निकाल लोगे तो आपके पास 5,578,513 प्लस 5,7,851 माइनस 7 लाख, अगर इसको आप कैलकुलेट करते हो तो आप कितने पर आ रहे हो? चेक करो जरा। जल्दी जल्दी बताओ भाई। हमने कहीं पर राउंडिंग ऑफ की कोई मसला तो नहीं किया? सारी चीज़ें सही हैं? अगर सारी चीज़ें सही हैं तो ज़ीरो आना चाहिए या उसके आसपास। अच्छा, सही है सही है सही है। एक चीज़ हमने हाँ गलत कर दी ना। यह नंबर वन से टू का इंटरेस्ट मिलेगा, यह नंबर टू पर इसने पैसे नहीं निकाले ना, तो ये हो जाएगा 5,7,8,513 प्लस 5,7,8,5,1, यानी कि ये बैलेंस बन जाएगा 6,3,6,3,6,4। उसके बाद फिर एक और साल पैसा बैंक में पड़ा रहा है, उसके बाद फिर एक और साल बैंक में पैसा पड़ा रहा है, तो 6,3,6,3,6,4। फिर वापस से यह नंबर टू से यह नंबर थ्री यह नंबर टू से यह नंबर थ्री का इंटरेस्ट मिलेगा, वो 6,3,6,3,6 होगा। 6,3,6,3,6 होगा। ठीक है, 6,3,6,3,6 होगा। और ये नंबर थ्री पर फिर जो है वो सारा पैसा यानी कि 7 लाख रुपया विदड्रॉ हो जाएगा, तो ये आपका जीरो पर आ जाएगा। इसको आप जरा चेक करें। ठीक है, तो होगा क्या भाई कि आप जो है अगर यह नंबर जीरो पर 980,466 जमा करते हो, जो कि हमारे आंसर्स आए हैं, तो आपको यह नंबर वन पर आपकी 5 लाख की ज़रूरत और आपकी यह नंबर थ्री की 7 लाख की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने ये चैप्टर जो है इसके सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं। मजीद बातें मैं आप लोगों के साथ व्हाट्सएप पर करता हूँ। आप लोगों ने अब चैप्टर 5 के सारे सवाल सॉल्व करने होंगे, मैं आप लोगों को लेक्चर्स देता हूँ और ये दोनों लेक्चर्स वापस से देख लीजिएगा। मजीद बातें व्हाट्सएप पर करते हैं, इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।